नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर आईएएस फैमिली। आज की इस एपिसोड में हम लोग जो बजट 2026-2027 में कुछ प्राइमरली जो स्कीम्स हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, इस डायरेक्शन में जो हम लोग जो स्कीम्स उस बजट डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे स्कीम्स एक साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, फिर इस तरह से एग्रीकल्चर एंड फिर द दिव्यांगजन। तो इस तरह से 4 कैटेगरीज में मैंने स्कीम्स को डिवाइड कर दिया ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में, रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा ईज़ियर होगा। तो इ मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है बायोफार्मा शक्ति, जो आजकल बायोफार्मा मिशंस के बारे में आपने सुना ही होगा, जो फार्मास्यूटिकल्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये जो स्कीम है बायोफार्मा शक्ति स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इसमें जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजिक्स एंड द बायोसिमिलर्स, ये जो दोस्तों पहले जो मान लीजिए फार्मास्यूटिकल्स का कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होता था या फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन्स बनते थे, तो वो जो फार्मास्यूटिकल्स पहले केमिकल कंपाउंड से बनते थे। अब किस चीज़ पे फोकस है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के से जो प्रोटीन्स रिलीज हो रहा है या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन का फॉर्मेशन किया जाए, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, बायोलॉजिक्स। और उसी का जो जेनरिक फॉर्म जो फॉर्म किया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, बायोसिमिलर्स। तो जैसे आपके जो वैक्सीन है वो सब क्या है, किसके एग्जाम्पल्स हैं, बायोलॉजिक्स। लेकिन मान लीजिए एस्पिरिन है, एस्पिरिन किसका एग्जांपल होगा, फार्मास्यूटिकल्स का, क्योंकि वो केमिकल कंपाउंड से बन रहा है। और बायोलॉजिकल्स क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे आपके एग्जांपल इंसुलिन क्या है, इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या होता है, जो ह्यूमन जीन है उसके द्वारा, तो वही किसका एग्जांपल हो गया, बायोलॉजिक्स का। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बायोफार्मा शक्ति। और ये 1000 करोड़ रुपीज का ओवर 5 ईयर का दिया गया आउटले। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये बायोफार्मा शक्ति का ये सब कुछ मेजर पॉइंट था। क्लिनिकल ट्रायल्स पे ज्यादा फोकस करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल सेंटर्स खोले जाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, जो जो डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन है या वैक्सीन का अप्रूवल किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, और वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। जो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स या जो मेडिसिन है उसका फाइनल अप्रूवल किसके द्वारा दिया जाता है, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद इसी डायरेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों दूसरा स्कीम है जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। तो वो पहले जो था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.1 था। तो आज के डेट में देखते हैं दोस्तों, हम लोग चाहते हैं क्या, जो इनिशियल पूरा जो इकोसिस्टम है सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट का, वो इंडिया में ही पूरी तरह से डेवलप हो। पहले जो दोस्तों था सेमीकंडक्टर मिशन 1.0, उसमें क्या था, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स पे ज्यादा फोकस था। अब क्या है, पूरा का पूरा प्रोडक्शन यूनिट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसका वेफर फॉर्मेशन, ऑल द थिंग्स विल बी पार्ट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। और इसका प्राइमरली क्या है, अलग अलग तरह के इंसेंटिव दिया जाएगा गवर्नमेंट्स के द्वारा, चाहे वो फैब्रिकेशन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए या प्रोसेसिंग के लिए। और दोस्तों रिसेंट में इंडिया ने अपना खुद एक माइक्रो प्रोसेसर 64 बिट्स का फॉर्म किया है। उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताइए, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। उसका है इसी डायरेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों एक नया स्कीम लॉन्च किया गया है, नेशनल फाइबर स्कीम। ये नेशनल फाइबर स्कीम क्या है, जो इंडिया में सेल्फ रिलायंस इन द नेचुरल फाइबर के साथ साथ जूट का, मैनमेड फाइबर और न्यू एज फाइबर्स, जो न्यू एज फाइबर्स जो आजकल जो अलग अलग आपके लिए स्पोर्ट्स गुड्स में या स्पोर्ट्स वियरेबल्स में जो अलग अलग फाइबर यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यू एज फाइबर। उसका इसी डायरेक्शन में दूसरा स्कीम लॉन्च किया गया, समर्थ 2.0। समर्थ 2.0 बेसिकली जो है आपका है, जो जो टेक्सटाइल वर्कर है उनके स्किलिंग को लेकर, मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड द टेक्सटाइल स्किलिंग अब इकोसिस्टम। तो ये दूसरा स्कीम है। पहला हो गया नेशनल फाइबर स्कीम, सेकंड इज द समर्थ 2.0। थर्ड इज द महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। ये क्या है, जो खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो है उनको ग्लोबल ग्लोबल मार्केट लिंकेज किया जाए, उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, उनके स्किलिंग पे ध्यान दिया जाए। तो दो स्कीम जो है स्किलिंग को लेके है, एक समर्थ 2.0 एंड अदर इज द महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। और वो हैंडीक्राफ्ट को, हैंडीक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलूम्स को या खादी को प्रमोशन करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया, ठीक है। हाँ, उसके बाद दोस्तों जो एमएसएमई सेक्टर या एसएमई जो सेक्टर है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके लिए कई सारे स्कीम्स, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों एसएमई जो एमएसएमई है वो हमारे क्या है, जो इंडस्ट्री का बैकबोन है, लार्ज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो उसमें क्या है, इक्विटी सपोर्ट। यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान देना, इक्विटी सपोर्ट का मतलब क्या है, डेट में नहीं है, वो गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से ओनरशिप दिया है, तो ताकि बर्डन जो है एमएसएमई सेक्टर पे
बर्डन कम हो, तो एसएमई ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ का डेडिकेटेड फंड टू इंसेंटिवाइज एसएमई, तो इससे क्या हुआ, बर्डन कम होगा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे, और साथ साथ क्या हुआ, डेट नहीं है, वो क्या है, इक्विटी सपोर्ट है। उसी तरह से दूसरा स्कीम जो है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, ये तो पहले का स्कीम है और इसमें 2,000 करोड़ का टॉप अप दिया गया, तो ये सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड जो है, इसको फंड ऑफ फंड बोला जाता है। ये जो अलग अलग फंड मैनेजर्स है जो एमएसएमई सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें ये लोग फंड डालते हैं, तो ये फंड ऑफ फंड भी कहते हैं, और ये सभी क्या इक्विटी सपोर्ट के एग्जाम्पल है। सेकंड दोस्तों, लिक्विडिटी सपोर्ट्स, ये ट्रेड्स जो है, ट्रेड रिसीवर डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। आप लोगों को पता है जो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के पास है, लिक्विडिटी क्रंच का हमेशा प्रॉब्लम्स रहता है, क्योंकि उनका जो पेमेंट होता है वो डिले होता है, अराउंड 2 मंथ 3 मंथ का डिले होता है। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में भी हमने थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस किया था। तो ट्रेड रिसीवर डिस्काउंटिंग सिस्टम का कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो वो उनको जो इनवॉइस मिलेगा, रिसीवेबल्स का मतलब होता है इनवॉइस, उसको उसको वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कैश के रूप में, और उसके उसके कारण क्या हुआ, उनका जो ये लिक्विडिटी क्रंच है, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो ट्रेड्स में गवर्नमेंट ने क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया, जो जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, अब वो जितना भी है सबको क्या हुआ, ट्रेड्स को यूज करना फॉर एमएसएमई के लिए मैंडेटरी है। मतलब एमएसएमई से यदि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ट्रेड सिस्टम को यूज करिए। ट्रेड सिस्टम से क्या होगा, उनको इनवॉइस मिलेगा, उस इनवॉइस से क्या होगा, वो इजिली उनको लोन भी मिल सकता है, या वो किसी बैंक को उसको सेल आउट करके अपने कैश आउट कर सकते हैं। तो ये सब है, कुछ कुछ लिया, गवर्नमेंट गारंटी लोन्स गिवन अगेंस्ट द इनवॉइस ऑन द ट्रेड्स, तो गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है जो लोन अगेंस्ट द इनवॉइस ऑन द ट्रेड्स, यदि ट्रेड्स के इनवॉइस के बेसिस में लोन लेता है और यदि कोई डिफॉल्ट हो तो उसके गारंटी फंड हुआ। उसके बाद दोस्तों क्या, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को ट्रेड्स के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि क्या हो, डेटा ऑन द एमएसएमई सेल और गवर्नमेंट का शेयर हो सके फाइनेंसर ऑन द ट्रेड। इसके कारण क्या होगा, एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगा। उसके लिए क्या किया गया, जैम पोर्टल और ट्रेड्स को इंटरलिंकिंग करने का, ताकि जो गारंटर है, ये जो फाइनेंसर है, जो इनवॉइस को परचेज करेगा, उनको क्या होगा, एमएसएमई सेक्टर को या एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए क्या हुआ, ट्रस्ट डेवलप हो उसके। अब है ट्रेड रिसीवल एज द एसेट बैक सिक्योरिटी। अब क्या है, ये जो आपका इनवॉइस है, वो इनवॉइस मान लीजिए बहुत सारा है, उस इनवॉइस के बदले में वो सिक्योरिटी पेपर लॉन्च कर सकते हैं और उससे वो पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये इसको एसेट बैक सिक्योरिटी, दैट इज द गुड थिंग। मतलब एसेट बैक सिक्योरिटी दोस्तों क्या है, यहाँ एक टर्म है एसेट बैक सिक्योरिटी। वो क्या होता है, जो कोई एसेट्स के बदले में जो सिक्योरिटी पेपर लॉन्च किया गया है, वो जैसे मान लीजिए आपका जो डेट इंस्ट्रूमेंट है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, वो एसेट बैक सिक्योरिटी नहीं है। आपका एसेट बैक सिक्योरिटी मतलब कोई लोन का इनवॉइस पेपर होना चाहिए, जैसे आपका मॉर्गेज पेपर्स होता है, वो क्या है, एसेट बैक सिक्योरिटी है। तो ये सब कुछ कुछ एमएसएमई सेक्टर में लिक्विडिटी सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। उसका थर्ड जो है कॉर्पोरेट मित्रा। कॉर्पोरेट मित्रा क्या है, अब जो पैरा प्रोफेशनल्स विल हेल्प एमएसएमई टू मीट कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट एट अफोर्डेबल कॉस्ट। मतलब अब एक नया कैडर फॉर्म किया जाएगा कॉर्पोरेट मित्रा का, जो एमएसएमई सेक्टर्स के जो अकाउंटिंग है या कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट है, उसको उसको क्या करेगा, फाइनल अप्रूवल देगा, ताकि क्या उसके जो टायर 2 और टायर 3 सिटी में जो आपका जो सीए चार्टर अकाउंटेंट्स पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जा सके, और कॉर्पोरेट मित्रा के द्वारा उनका जो छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर है उसको अप्रूवल मिल सके। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट है। अब सेकंड था दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमने अभी तक जितना बात किया वो था मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने स्कीम्स है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों कई सालों से सुन रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल रीट्स एंड इनविट्स। ये दोनों बेसिकली क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये डेट इंस्ट्रूमेंट है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। तो ये बेसिकली क्या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स है। इसके सारे फीचर्स ना ही इक्विटी जैसा है, ना ही सारे फीचर्स इसके डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में दोस्तों क्या होता है, आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, इसमें फिक्स रिटर्न नहीं मिल सकता है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। दैट इज ऑल डिपेंड अपॉन द कैश इनफ्लो कितना हुआ। ये जो इनविट है और रियल एस्टेट इनविट, ऐसा नहीं जो कैपिटल मार्केट में इसका पहले से नहीं है, ऑलरेडी सेबी के द्वारा इसका अप्रूवल दिया जा चुका है। लेकिन ये सडनली ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि इसका कोई बता सकता है कारण। इसका कारण ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया क्या है, एसेट मोनिटाइजेशन स्कीम। तो वही एसेट मोनिटाइजेशन स्कीम के कारण क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये दोनों न्यूज में आए, क्योंकि एसेट मोनिटाइजेशन में वही है दोस्तों, जो आपके एयरपोर्ट्स है या रेलवे लाइन है या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको पूल करके कॉमन पूल में डाल के उससे जो मान लीजिए आपका जो फंड आएगा, चाहे वो जैसे मान लीजिए आपका क्या कह सकते हैं, जो मान लीजिए रेंट आ गया या आपका जो बिलिंग आ गया, उसको उस पैसा को जो उनके जो ओनर है जो उसके यूनिट्स खरीदेंगे उसको उनका बेनिफिट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो बड़ा बड़ा पोर्ट तो सारे ये रिटेल इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए दो स्कीम लॉन्च किया, और ये बेसिकली रिसाइकलिंग ऑफ द फंड
और ये प्राइमरली दोनों जो स्कीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है उसके लिए ज्यादा बेनिफिट्स, और ये सब ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। अब इसी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ, डनकुनी सूरत फ्रेट कॉरिडोर्स का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, ये नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स होगा और 6 स्टेट से क्रॉस करेगा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। और ये इसको ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो है, जो बेसिकली लुधियाना के पास है सोनेवाल, उसको कनेक्ट करेगा किसके साथ, जो दनकुनी जो है वेस्ट बंगाल में, उसके साथ कनेक्ट करेगा। तो दनकुनी सूरत फ्रेट कॉरिडोर्स जो है, फ्रेट कॉरिडोर जो है वो आपको ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। सो दैट इज द वन अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, इसके बारे में दोस्तों हम लोग सेपरेट में डिस्कस करेंगे। जो रियर परमानेंट मैग्नेट्स का न्यूज काफी ज्यादा आ रहा है। रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का क्या है, परमानेंट मैग्नेट और रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट में बेसिक क्या डिफरेंस है दोस्तों। रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट क्या है ना, इंटेंसिटी ज्यादा है, और जो ग्रीन एनर्जी का जो टारगेट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया या विंड टर्बाइंस है, उसमें किसकी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है उसको फुलफिल करने में हेल्प करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें डेडिकेटेड रियर अर्थ कॉरिडोर्स फॉर्म करने का प्लान चल रहा है। वो बेसिकली किन 4 स्टेट से जाएगा, कोस्टल स्टेट जो है, उड़ीसा हो गया, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये 4। तो आपको कोई बता सकता है दोस्तों ये केरला कहाँ से आ गया। यूजुअली जो रियर अर्थ कॉरिडोर्स है उसमें केरला का क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो मोनाजाइट सैंड्स है उसमें क्या है, मान लीजिए वो तो ठीक है, यूरेनियम थोरियम का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, दैट इज द वन पॉइंट, लेकिन उसके जो और भी कई सारे, उसमें कई सारे रियर अर्थ कंपाउंड्स मिल सकता है दोस्तों। तो इसीलिए मोनाजाइट सैंड्स को यूज किया करने का प्लान चला है, जो उसको एक्सट्रैक्ट करके उससे कुछ जो रियर अर्थ एलिमेंट्स है उसको निकाला जा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों ये कॉरिडोर जो है उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु से रियर अर्थ कॉरिडोर, ताकि क्या उसके रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंडिया में एस्टैब्लिश किया जा सके और ग्रीन एनर्जी के टारगेट्स को फुलफिल किया जा सके। तो ये सब कुछ है। उसका दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी कई सारे हैं। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, जो इनलैंड और कोस्टल शिपिंग को प्रमोट करने के लिए है। उसका एक इंपॉर्टेंट है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। ये एक वर्ड यूज किया, ग्रोथ कनेक्टर। ग्रोथ कनेक्टर में क्या कहा गया, जो कई सारे सिटी को हाई स्पीड रेल से उसको कनेक्ट किया जाएगा। तो उसमें टोटल 7 थे। कौन कौन से है, एक तो हो गया दोस्तों हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, और 3 ऐसे हो गए। उसके बाद एक है मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, 5 हो गए। उसके बाद दिल्ली वाराणसी एंड वाराणसी एंड सिलीगुड़ी। तो ये कुछ रेल ग्रोथ कनेक्टर वर्ड्स यूज किया जाएगा। तो वो ग्रोथ कनेक्टर इज प्राइमरली रिलेटेड टू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तो ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट को लेके। अब इसी तरह से एक और स्कीम है दोस्तों, नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड। ये बेसिकली क्या है, जो आपने आसपास के एरिया में जो आपके जो कल्चरल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको उसको क्या किया जाए, डिजिटली कंजर्व किया जाए। उसके लिए स्कीम है नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड। अब दोस्तों थर्ड है द एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर में एक इंपॉर्टेंट है भारत विस्तार, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर। ये क्या है, एआई चैटबॉट है, जहां से क्या होगा, फार्मर अपने जो पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम्स है उसको उससे पूछ सकते हैं, और वॉइस बेस्ड है। और ये एआई चैटबॉट है उसका रिप्लाई करेगा। अभी तो बेसिकली 2 लैंग्वेज में है, लेकिन इसको मल्टी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का प्लान है। तो ये इंपॉर्टेंट है भारत विस्तार। भारत विस्तार इज प्राइमरली इज एआई चैटबॉट प्राइमरली डेडिकेटेड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर और प्राइमरली फॉर द फार्मर्स। उसी तरह से दोस्तों एक है सी मार्ट, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर। पहले हम लोग क्या करते थे, लोन देने पे ध्यान दें। अब क्या है, इनको एक कम्युनिटी ओन रिटेल आउटलेट विद क्लस्टर लेवल फेडरेशन, इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने का एक तरीका है, जो सी मार्ट्स के बारे में बात किया है। तो ये सब कुछ बेसिक स्कीम्स थे दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर। उससे दिव्यांग जन के लिए एक है दिव्यांगजन कौशल योजना। उसमें क्या उनको स्किलिंग पे ध्यान, कौशल के लिए दोस्तों 3 स्कीम्स के बारे में हमने आज के क्लास में डिस्कस किया है। बताइए कौन कौन सा स्कीम था। एक एमएसएमई सेक्टर्स में एक स्कीम था दोस्तों, जो टेक्सटाइल वर्कर्स हैं उनको उनको क्या करना है, जो स्किल करने की बात किया गया था। तो दोस्तों एक है दिव्यांगजन कौशल योजना, वो स्किलिंग ऑफ द स्पेशली एबल पर्सन के लिए। उसका दिव्यांगजन सहारा योजना, ये प्राइमरली दिव्यांगजन सहारा योजना क्या है, उनको जो असिस्टिव इक्विपमेंट्स है वो उनको प्रोवाइड कराया जाए, दिव्यांगजन सहारा योजना। तो प्राइमरली ये सब कुछ मेजर स्कीम्स थे दोस्तों, जो इस साल के बजट में अनाउंस किया गया। कई सारे स्मॉल स्कीम्स और भी है, लेकिन वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। यदि पूछ दे तो अब उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन these are the some of the major schemes announced by the government in the this year budget. Thank you for listening to this episode.